वेलकम अगेन स्टूडेंट्स, योर ओन अपना पर्सनल साइंस टीचर। जैसे हमने पहले कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे, उसी सीरीज में आज हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डिफरेंसेस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजर, और उसका बी पार्ट है हाउ डज द एम्ब्रायो गेट नरिश्ड। ये दोनों क्वेश्चंस को हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकें। कोई प्रॉब्लम हो, फिर भी कुछ रह जाए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बात आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलो अब हम अच्छी तरह से इस पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन, जो फर्स्ट पार्ट है उसका ए पार्ट है, right differences between pollination and fertilization. We are going to understand the difference between pollination and fertilization. pollination और fertilization में क्या डिफरेंस है, आपने इस जो है वो क्वेश्चन पर ध्यान देना है। वन बाय वन हर एक पॉइंट पर आपने ध्यान देना है। उसको हर एक पॉइंट को मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा, आपको उसको समझने की कोशिश करनी है। पूरी अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये है हमारे पास पॉलिनेशन और दूसरी तरफ है हमारे पास फर्टिलाइजेशन। हम थोड़ा सा ना इसका फर्टिलाइजेशन ओके, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, यहां पर हमारे पास पहले तो आप ये समझ लीजिए, पॉलिनेशन, जो पॉलिनेशन होती है वो प्लांट्स में होती है, और जो फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन तो प्लांट्स में भी हो सकती है। वैसे तो फर्टिलाइजेशन का तो मेन जो पॉलिनेशन तो पर सिर्फ जो प्लांट्स में होती है, जो फर्टिलाइजेशन है वो प्लांट्स में भी हो सकती है और एनिमल्स में भी हो सकती है, बट पॉलिनेशन सिर्फ जो होती है प्लांट्स में होती है। ये बात जो है, ये फर्स्ट डिफरेंस इसमें लिखा नहीं है, पर ये एक तो डिफरेंस है इसमें। अब हम वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट, आप फर्स्ट पॉइंट की तरफ ध्यान दीजिए। इसमें है इन pollination transfer of pollen grain occur from anther to stigma। फर्स्ट पॉइंट यही बताता है कि मैंने आपको पिछला, अगर आपने मेरा जो लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, जब पोलन ग्रेन जो है, पोलन ग्रेन कहाँ पर मिलते हैं जाकर, पोलन ग्रेन जो है वो पॉलिनेशन तभी होती है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, जब पोलन जब किसके पास पहुंच जाते हैं, स्टिग्मा में जाकर ओवरी के पास पहुंच जाते हैं, तभी पॉलिनेशन होती है। पॉलिनेशन सिंपल वैसे कह सकते हैं कि पोलन जो है वो फीमेल मेल पार्ट है, स्टिग्मा जो है वो फीमेल पार्ट है, यानी मेल पार्ट जो फीमेल पार्ट के पास पहुंच जाता है तो क्या होती है, पॉलिनेशन होती है। और दूसरी तरफ जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन, सिंपल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, जब मेल और फीमेल गैमीट, यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल जो होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं। फ्यूजन मतलब मिलना, मेल और फीमेल आपस में, मेल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, जो प्रजनन सेल होते हैं, वो आकर मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल जब आपस में मिल जाते हैं। और दूसरा पॉइंट पे आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट है, इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये पहली स्टेज है, सबसे पहले होता ही यही है। उसमें जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है तो प्लांट्स में सबसे पहले यही होता है कि जो रिप्रोडक्शन स्टार्ट ही इससे होती है। किससे होती है कि जो पोलन है वो पोलन जो है स्टिग्मा में जाकर स्टिक कर जाता है। सबसे पहले पोलन जो है स्टिग्मा, यानी मेल पार्ट फीमेल पार्ट के पास पहुंच जाता है।
बट फर्टिलाइजेशन जो होती है वो फर्टिलाइजेशन इट इज द सेकंड फेज ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में जो ये फर्टिलाइजेशन होती है वो सेकंड स्टेज होती है। जब मैंने अभी बताया कि फर्स्ट स्टेज में पॉलिनेशन होती है। पॉलिनेशन में क्या होता है, जो मेल पार्ट है यानी पोलन ग्रेन है वो कहाँ पर पहुंच जाता है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो मेरी ये मैंने जो पहले आपको उसमें इस स्लाइड में आपको बताया था कि ये जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, एंथर में पोलन ग्रेन प्रेजेंट होता है, वो कहाँ पर, यहाँ पर, ये स्टिग्मा है, फीमेल पार्ट यहाँ पर पहुँच जाता है। यहाँ पर पहुँच के ये वाली प्रोसेस है पॉलिनेशन। और जब ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल जो है यहाँ पर ओवरी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल से मिलते हैं तो उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। यानी ये जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या है, फर्टिलाइजेशन जो है वो सेकंड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज जो है वो क्या है, पॉलिनेशन, जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के पास पहुंचता है। ठीक है, जो वो फर्स्ट स्टेज है जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के पास पहुंचता है। सेकंड स्टेज में रिप्रोडक्शन होती है जब मेल और फीमेल गैमेट जो आपस में मिलते हैं, वो सेकंड स्टेज है, सेकंड फेज है। इट इज ऑफ टू टाइप। पॉलिनेशन दो तरह की होती है, एक तो सेल्फ पॉलिनेशन होती है, ये सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरी होती है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब एक प्लांट्स में दोनों फीमेल और मेल पार्ट्स जो प्रेजेंट है और उनकी जो है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल आपस में मिल जाते हैं, पर दोनों जो मेल और फीमेल पार्ट है वो किस में प्रेजेंट है, एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है या एक ही प्लांट में जो है प्रेजेंट है। पर क्रॉस पॉलिनेशन जब मेल और फीमेल पार्ट जो है वो डिफरेंट प्लांट में या फ्लावर में प्रेजेंट है, डिफरेंट प्लांट में प्रेजेंट है और उन दोनों के जो मेल और फीमेल के पार्ट आपस में मिलते हैं, उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब जो डिफरेंट प्लांट्स में जो मेल और फीमेल, एक में मेल पार्ट प्रेजेंट है और एक में फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, एक में मेल, एक प्लांट में मेल पार्ट प्रेजेंट है, एक प्लांट में फीमेल पार्ट प्रेजेंट है। तो उनकी जब जो उसमें से जो पोलन है वो स्टिग्मा से मिलते हैं उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। बट जब दोनों जो रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, एक ही प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन भी दो तरह की होती है। एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन जो है वो जब फीमेल के रिप्रोडक्टिव के सिस्टम के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है, यानी फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ही मेल और फीमेल गैमीट आपस में मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटरनल मतलब अंदर हो रही है, अंदर फर्टिलाइजेशन हो रही है। और वहीं जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तब हम कहते हैं जब बाहर हो रही है, फीमेल पार्ट के अंदर नहीं हो रही। फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है मेल और फीमेल गैमीट नहीं मिल रहे, बाहर मिल रहे, जैसे कि फ्रॉग के मिलते हैं। मेल के जो मेल और फीमेल गैमीट हैं, रिप्रोडक्टिव सेल हैं, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जाकर नहीं मिलते, बाहर मिलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर अंदर मिलते हैं तो उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ओके, आई होप थर्ड पॉइंट भी आपको जरूर समझ में आ गया होगा। और आगे है हमारे पास नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, it requires some external forces for the transfer of pollen grains। कहने का मतलब ये है कि अगर पोलन को पॉलिनेशन में अगर पोलन को स्टिग्मा के पास पहुंचना है, पोलन को अगर स्टिग्मा के पास पहुंचना है तो उससे कुछ चाहिए, कोई एजेंट चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, कोई एक्सटर्नल, जैसे मैंने फूल वाले में आपको बताया था कि उसके कलर, जो फूल का कलर बहुत अट्रैक्टिव होता है ताकि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके, और इंसेक्ट्स के पैरों में जो है पोलन लग जाते हैं और जब वो स्टिग्मा में जाकर बैठते हैं तो स्टिग्मा से वो स्टिक हो जाते हैं। यानी वो एक कैरियर है
जो जो वो कोई भी इंसेक्ट आकर उस पर बैठता, वो कैरियर है, वो उस पोलन को लेकर, यानी कि पॉलिनेशन के लिए कोई ना कोई कैरियर चाहिए होता है जो कि पोलन को एक जगह से दूसरी जगह से, यानी कि एंथर से लेकर स्टिग्मा तक उसको पहुंचा सके। ठीक है ना। ये देखो हमने इसमें देखा था, अगर अगर हम देखते हैं, अगर यहाँ पर इस डायग्राम में अगर ये एंथर है, ये मेल पार्ट है, इसमें पोलन ग्रेन से यहाँ तक पहुँचना तो कोई ना कोई फोर्स चाहिए, कोई ना कोई इंसेक्ट चाहिए, कोई हवा आनी चाहिए, कुछ हवा के द्वारा भी पहुँच जाते हैं, पानी के द्वारा, यानी कोई ना कोई हमें जो है कैरियर चाहिए जिसके द्वारा जो है ये पहुँचते हैं। ओके, आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी। और डिफरेंस की बात करिए, और फर्टिलाइजेशन इट डज नॉट रिक्वायर एनी फैक्टर। ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन को कोई दूसरा फैक्टर नहीं चाहिए होता कि एक्सटर्नल फैक्टर को चाहिए, वो इंटरनल फैक्टर्स पर ही डिपेंड करती है। वो एक्सटर्नल फैक्टर, बाहरी फैक्टर फर्टिलाइजेशन को नहीं चाहिए होते। एक बार कोई स्पर्म पहुंच जाता है या पोलन पहुंच जाता है और वो मिल जाते हैं, उसमें से वो कोई एक्सटर्नल फैक्टर उसको अफेक्ट नहीं करते। हवा, पानी, इंसेक्ट्स वगैरह फर्टिलाइजेशन को अफेक्ट नहीं करते हैं, जबकि क्योंकि वो इंटरनली होती है तो वो अफेक्ट नहीं करते मोस्टली। ओके, ऑब्वियसली आपको जो डिफरेंसेस पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में समझ में आ गए होगा। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब इसका अगर हम बी पार्ट देखते हैं, ये बी पार्ट है। बी पार्ट क्या कह रहा है हमें? हाउ डज एम्ब्रॉयो गेट्स नरिशमेंट? हाउ डज द एम्ब्रॉयो गेट नरिशमेंट? ऑब्वियसली हमने जैसे हमने पहले ये वाले इसमें पढ़ा था, हमने यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि यहाँ पर यूट्रस में जो एम्ब्रायो डेवलप होता है तो उसको नरिशमेंट कहाँ से मिलती है, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, ग्लूकोज, विटामिन, सारा सब कुछ कहाँ से मिलता है उसको मिलता है प्लासेंटा के द्वारा। इसके इर्द गिर्द यहाँ एम्ब्रायो होता है, एम्ब्रायो के इर्द गिर्द क्या होता है? प्लासेंटा होता है, एक कवरिंग होती है, एक कंबल होता है, कवरिंग होती है, जैसे ना उसके इर्द गिर्द एक कवरिंग होती है। ठीक है ना। एम्ब्रायो होता है, एम्ब्रायो के जो ये ऐसे, एक मिनट, एम्ब्रायो है, एम्ब्रायो के इर्द यहाँ पर ऐसे ना एक कवरिंग होती है, ऐसे उसको प्लासेंटा बोलते हैं। जो एम्ब्रायो के यहाँ पर यूट्रस में एम्ब्रायो होता है, बेबी डेवलप होता है, तो बेबी के इर्द गिर्द यहाँ पर प्लासेंटा होती है, यहाँ पर। ठीक है, प्लासेंटा होती है। ये प्लासेंटा ही प्रोवाइड करती है सारा नरिशमेंट, जो मदर से बेबी को जो नरिशमेंट पहुंचता है, इट इज फ्रॉम द प्लासेंटा। जो एम्ब्रायो या बेबी के इर्द गिर्द जो प्लासेंटा होता है, एक कवरिंग होती है, वो उसको जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। और जो बेबी की तरफ ऐसे ना वहाँ पर कुछ विलाइज होती हैं, ऐसे विलाइज होती हैं उसकी तरफ। तो विलाइज इसलिए होती हैं टू इंक्रीज सरफेस एरिया। विलाइज की ये बहुत सारी विलाइज होती हैं जो अंदर की तरफ, जो बेबी की तरफ प्लासेंटा होती है ना, उसमें बहुत सारी विलाइज होती है। विलाइज ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, तो वो टू इंक्रीज द सरफेस एरिया इंक्रीज कर सकती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो उन विलाइज में ज़्यादा से ज़्यादा एरिया। अब देखो एरिया बढ़ गया, वैसे ऐसे एरिया है, अभी अगर ऐसे है तो बहुत सारा एरिया हो गया। तो एरिया में जो है ग्लूकोज वगैरह, विटामिन वगैरह सब कुछ जो है एब्जॉर्ब, जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए वो एब्जॉर्ब हो जाए, उसको एम्ब्रायो में बेबी को सब मिले, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाए। और अगर हम प्लासेंटा के अगर हम बात करते हैं प्लासेंटा के ऊपर की तरफ, जो मदर की तरफ जो होती है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स जिसमें ब्लड होता है, क्योंकि ब्लड ही लेकर जाता है हर जगह पर ग्लूकोज एनर्जी, ग्लूकोज लेके जाता है। विटामिन और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सभी ब्लड में होती है। ब्लड में वो जो इस ब्लड से ही जो है, ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स के द्वारा ही अंदर जाता है, जो प्लासेंटा के अंदर जाता है, विलाइज में पहुंचता, विलाइज में जो है बेबी के पास वो न्यूट्रिशन, जो सारा न्यूट्रिशन पहुंचता है। यानी अंदर की तरफ विलाइज होते हैं टू इंक्रीज सरफेस एरिया,
और बाहर की मदर की तरफ जो होती है प्लासेंटा के ऊपर बहुत सारी ब्लड वेसल्स लगी हुई होती हैं ताकि लगातार उसको नरिशमेंट, जो बेबी को लगातार ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, तो वो मदर की तरफ जो होते हैं वो ब्लड वेसल्स होते हैं और अंदर की तरफ विलाई होती है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ग्लूकोज जो है वो डिफ्यूजन आप समझते हैं ना, डिफ्यूजन का मतलब क्या है, टू मूव फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। कोई भी चीज़ जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन से, जैसे न्यूट्रिशन जो ब्लड में ज़्यादा है, अब एम्ब्रायो के पास कम है तो वो ज़्यादा से कम की तरफ जाएंगे, उसको डिफ्यूज़न बोलते हैं। डिफ्यूज़न के द्वारा जो है वो ग्लूकोज जो है एम्ब्रायो की तरफ पहुंच सके। तो ये होता है प्लासेंटा। प्लासेंटा की मदद से, यही क्वेश्चन था कैसे पहुंचता है, वो प्लासेंटा की तरफ से मदद से जो है माँ के ब्लड से, मदर के ब्लड से जो है बेबी को पहुंचता है, एम्ब्रायो को पहुंचता है। ओके, प्लासेंटा की ऊपर की तरफ जो है वो क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं और नीचे विलाइज लगी होती हैं ऐसे, और वो विलाइज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, और वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं थ्रू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है, टू मूव द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। हायर जहाँ पर ज़्यादा है, ज़्यादा से कम की तरफ मूव करता है। ऑब्वियसली ब्लड वेसल में ज़्यादा है, एम्ब्रायो को चाहिए उधर कम है, तो उधर बेबी की तरफ जाता है ताकि उसको लगातार ग्लूकोज, ऑक्सीजन जो है वो लगातार मिलती रहे। ओके, दिस इज 93 क्वेश्चन, हमारा 93rd क्वेश्चन है ये, हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। आई होप कि आपको बच्चों अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट ये है कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए, आराम से समझिए, कोई मतलब स्ट्रेस लेकर नहीं समझना, बिल्कुल इजी जो वे में आपको मैंने समझाने की कोशिश की है, सिंपल वर्ड्स में है सारे का सारा, एंड आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपने इतना पेशेंटली मुझे सुना, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।